What do you expect me to do then? Burn away all my earnings. And with it, every bit of hard work done by my workers in the last few weeks. And on what grounds? Just because some nerds out there in the world are suspecting damn Chernobyl particles into my material. Do you really think those skeptics or any government in this world will compensate my losses? It can't happen. Dispatch it. Do we really have to compromise all such deals signed in good faith? There's something called intuition, my friend. It's for charity. And charity comes at cost. सेंट पीटर्सबर्ग, सिटी ऑफ वाइट नाइट्स। यहाँ मैं वो कहानी पूरी करने आया हूँ जो कई सालों पहले शुरू हुई। बचपन से ही मुझे कहानियाँ लिखने और पढ़ने का बहुत शौक रहा है। चंद्रकांता, पंचतंत्र, महाभारत, रामायण और ना जाने ऐसी कितनी अन्य कहानियाँ। पर इन भारतीय कहानियों के अलावा रूसी कहानियों का भी मेरे जीवन में एक अलग ही महत्व रहा है। 90 के दशक में सोवियत यूनियन और भारत के संबंध काफ़ी अच्छे हुआ करते थे और सोवियत यूनियन की काफ़ी सारी फोक टेल्स का हिंदी में ट्रांसलेशन किया जाता था। तब मैंने वीर इवान, दुष्ट जार, खूबसूरत राजकुमारी, लाल ड्रैगन, काला ड्रैगन और ना जाने ऐसी कितनी अन्य कहानियों को पढ़ा। निश्चित ही रशिया की माइथोलॉजी से भी मैं काफ़ी प्रभावित था और इसीलिए शायद 2014 में मैंने रशिया में एक प्रोजेक्ट करने का मन बनाया और जिस कैमरामैन के संग मैं काम कर रहा था वो यूक्रेन से था। बातों ही बातों में उससे जब चेरनोबिल की बात चली तो मैंने देखा कि वो काफ़ी इमोशनल हो गया। निश्चित ही हर यूक्रेनियन के लिए वो हादसा काफ़ी भयावह था। खैर, उस प्रोजेक्ट को ख़त्म कर मैं इंडिया वापस तो चला गया, लेकिन चेरनोबिल की वो कहानी कहीं ना कहीं मेरे दिल में थी। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद दुनिया में कई सारे मैन मेड डिजास्टर हुए हैं। भोपाल गैस ट्रेजेडी, डीप वाटर एक्सप्लोजन इन गल्फ ऑफ मैक्सिको, ग्रेट स्मॉग ऑफ लंदन, मिनेमाटा पॉइजनिंग्स इन जापान, ई वेस्ट डंपिंग्स इन चाइना, डोर टू हेल इन तुर्कमेनिस्तान और ऐसे कई सारे इंसिडेंट। बट चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर वो घटना है जिसने एक ही दिन में यूरोप ही नहीं पूरी दुनिया को हिला के रख दिया था। और इस घटना का असर सिर्फ उन दिनों नहीं था, ये आगे आने वाले समय भी काफ़ी देशों को प्रभावित करने वाला था। चेरनोबिल की इस कहानी से ही जन्म लिया भारत में आयरिश वाटर केस ने। दो 2017 में मुझे आयरिश वाटर केस के बारे में मालूम पड़ा और मैंने इस डॉक्यूमेंट्री को शुरू किया। 2019 में जब मुझे रशिया दोबारा आना था तब मैंने चेरनोबिल जाने का मन बनाया, पर पता चला कि कुछ रेगुलेशंस के चलते इंडियन का टूरिस्ट वीज़ा यूक्रेन के लिए कुछ समय के लिए बंद था। तब मैंने कीव में एक जर्नलिस्ट क्रिस्टीना से संपर्क किया और उसे चेरनोबिल जाने के लिए मनाया। एक रशियन फोकटेल की लाइन मुझे याद आती है, जाओ वहाँ ना जाने कहाँ, लाओ उसे ना जाने किसे। शायद हमारे संग भी ऐसा ही कुछ होने वाला था। मैं चेरनोबिल जा नहीं सकता था, पर खुशी इस बात की थी कि क्रिस्टीना ने इस प्रोजेक्ट पे काम करने की हाँ कर दी थी। क्रिस्टीना की जर्नी स्टार्ट होती है कीव से, उसके साथ हैं कैमरा पे माइकोला। तो अब चलते हैं चेरनोबिल क्रिस्टीना और माइकोला के साथ।
It was Thursday morning and I was going for an urgent meeting when I get this mail. Normally, if it is not from work or family related, I don't open it. But the subject got my attention. It was mentioned Chernobyl Irish butter case. I wanted to know more and we shared more details through mails, and finally there was a long telephonic conversation. I work as a journalist and this mail took me many years back. Everything just came like a flash in front of my eyes. It was an emotional moment. I'm in the heart of Chernobyl, near the atomic nuclear station. This friend from India opened an unheard chapter from the Chernobyl saga, the Irish butter case. When exports from East European countries were banned by many countries, while everyone was making sure to provide safe and secure products, it was very difficult for the world to believe in it. Many countries were not entertaining anything from the most parts of Europe due to the fear of the radioactivity. But thanks to the Indian scientists at Bhabha Atomic Research Center for providing the evidences. This was truly needed in those times. Alexander was 10 years old when Chernobyl disaster happened. His memories of the place are something unimaginable for a normal person. He lived in Kyiv after the disaster, but came back to exclusion zone around 2010. He is a professional guide, and for him Pripyat is home, and radioactivity was not able to stop him from coming back. I'm wearing this hat because we should cover our heads from the radioactivity. We have such dosimeters which they keep radioactivity there, but we don't know how much radioactivity we have on our body. It is just for Ukrainian scientists. When Chernobyl nuclear disaster happened, my mother was a student of the Kyiv Institute of Foreign Languages. I was born 3 years later, in 1989. And this is my first visit to Pripyat, to Chernobyl. I never been here, I'm 30 years old, really. Maybe I wasn't ready for this journey, but now I can say that I feel a very deep sadness and something empty inside of me. But I want to say that this place teaches us never repeat this big mistake. This is a big, dangerous lesson for all humans. Hi Edgy, it's Christina. Sorry I can't make a video call because there is no internet connection here. So I'm recording this video message for you. We are at the center of Pripyat, the main square. You can see the old damaged entertainment center. There is Mykola shooting. And what I want to say, the place is absolutely psychedelic. It is very hard to stay here. I don't understand tourists who enjoy or have fun here. It is not a game. It is not a game Stalker, not computer game. It is not something like Quest. It is really a big world catastrophe. So emotions, what I feel a very big pity. What can I say? They can hide the radioactivity under the sarcophag, but they will never hide the truth from all over the world.
and thank you that you give this topic new life, and thank to your Indian scientists. क्रिस्टीना के उस मैसेज ने मुझे सोचने पे मजबूर कर दिया। चेरनोबिल का वो धमाका आज भी हर यूक्रेनियन के लिए इमोशनली ड्रेनिंग है। कभी कभी इंसान की एक भूल ना सिर्फ उसका बल्कि देश का वर्तमान और भविष्य बदल देती है। चेरनोबिल की वो चूक ऐसी ही एक भूल थी। उस न्यूक्लियर रिएक्टर की तकनीकी खराबी अपने आप में एक अलग कहानी है। आइए हम चलते हैं अपनी कहानी पे, जो चेरनोबिल डिजास्टर के बाद इंडिया में जन्म ले रही थी। आयरिश बटर केस। आयरिश बटर केस को हम सिर्फ लोगों को सुनाना ही नहीं चाहते थे बल्कि दिखाना भी चाहते थे, और इसीलिए कंप्यूटर ग्राफिक्स के जरिए हमने इस केस को हिस्टोरिकली रिकंस्ट्रक्ट किया। कुछ चुनिंदा कलाकारों के साथ अलग अलग देशों के अलग अलग किरदारों में। आइए अब देखते हैं आयरिश बटर केस के हिस्टोरिकल रिप्रेजेंटेशन को। The Soviet Union admits it has had a nuclear accident, and it's a major one. Good evening, I'm Ted Koppel, and this is Nightline. It seems virtually certain that what the Soviets have experienced is a nuclear चेरनोबिल डिजास्टर के बाद यूरोप से एक्सपोर्ट हुए हर सामान, खासकर की फूड स्टफ यानी कि खाद्य पदार्थ, लोगों को ऐसा शक था कि इन खाद्य पदार्थों में रेडियो एक्टिविटी हो सकती है, और इसीलिए दुनिया के सभी देशों ने यूरोप से एक्सपोर्ट यानी कि निर्यात बंद कर दिए थे। कुछ कंट्रीज ने तो शिप के शिप वापस भेज दिए और इन एक्सपोर्ट्स को पूरी तरह से डंप कर दिया। Hello? Sir, the cargo ships from the Greece have been entered into the Gulf, and captain is asking for the permission. What's your final call? Still the same. Close the gate and ask them to turn around. I Don't want any of that nuclear contaminated shit enter into my country. Our country is facing huge black prices supply. This 546 tons can still make a difference. I don't know it would be wise to refuse such a lot. But I clearly know what I'm saying. Do as I say. we have whole world to order meat from. Ask some suppliers in South Pacific. But this ship Would come nowhere close my borders. Send it back. Right, sir. इस मामले के एक साइंटिफिक नेचर के कारण कोर्ट ने एक विशेष कमेटी नियुक्त की जिसमें AARB और अन्य संस्थाओं के साइंटिस्ट थे। इस कमेटी का काम था कि वो ये पता लगाए कि इन खाद्य पदार्थों में रेडियो एक्टिविटी है कि नहीं। I hope everyone in this room knows the agenda of this meeting. It's clear that we can't ignore those reports from radioactive contaminated food due to fallout from Chernobyl. Our nation imports a lot from European countries, and as a regulatory body, we should set some permissible limits. BARC has already been running these labs to test radioactivity across the nation. Okay. So we can take their help to set these limits, and we already have this competence for last 30 years. We can do that. For now, let's not work in silos. Okay, this is a special case actually. As a stakeholders of this meeting, we can call delegates from departments like environment and health, Yeah, absolutely. toxicology, consumer society, and we'll add few more, sir. I'll do that. And a sec, once our permissible limits have been set, communicate with those National Board of Development in Delhi, because you know they have ordered 200 ton of butter from Ireland. I've heard that. So once our tests are ready, it will make easier for them to take any kind of decision from BARC monitoring stations. I'll do that, sir. Yeah. उस साल ऑपरेशन फ्लड के चलते भारत ने आयरलैंड से बटर का निर्यात किया था, बट कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि भारत सरकार जानबूझकर यूरोप से खराब सामान मंगवा रही है। ऐसे में महाराष्ट्र गवर्नमेंट एम्प्लॉय कॉन्फेडरेशन के कुछ लोगों ने आयरिश बटर के एक्सपोर्ट के खिलाफ PIL दायर करी। ये नेशनल डेयरी बोर्ड वाले आखिर क्यों नहीं समझ रहे? क्यों, क्या हो गया? आयरलैंड से 200 टन बटर इंपोर्ट कर लिया है. Now they are sending it to Greater Bombay Mill scheme. I don't understand why even government is not taking this matter seriously. Consequences of nuclear radiations are lethal and long term. Oh God, when they will understand. इसे देख के लगता है कि यहाँ के लोग वर्ल्ड न्यूज़ भी ढंग से नहीं सुनते। Dozens of countries, including Malaysia, Singapore, Bangladesh, they all have refused to take any kind of lot from European countries. और अपने यहाँ इंडिया
विदाउट एनी टेस्ट इन कंटामिनेशन इन फूड। चलने दो जो भी जा रहा है। जो भी हो, मैं इस बटर को पब्लिक में नहीं आने दूंगा, चाहे कोर्ट में ही क्यों ना जाना पड़े। गोइंग टू कोर्ट इज द लास्ट रिसोर्ट, वी हैव इट इवेंचुअली। कुछ लोग हैं सपोर्ट में, कन्फेडरेशन वाले, मैं लेके आता हूँ। इस बटर को ग्रेटर बॉम्बे मिल्क स्कीम में रखा गया था। भारत में कुछ लोगों का ऐसा मानना था कि ये बटर रेडियो एक्टिव हो सकता है और इससे खाने से काफ़ी सारी बीमारियां या नुकसान हो सकते हैं। ये मक्खन में रेडियो, ये नौटंकी खत्म नहीं हुई अभी तक। ये कन्फेडरेशन वाले तो पीछे ही लग गए हैं। हाई कोर्ट ने सुनवाई नहीं की तो सुप्रीम कोर्ट ले गए अपने केस को। मेरे को लग रहा है कुछ राजनीतिक दिलचस्पी है इस मुद्दे में, तो फालतू बड़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। हमारे यहाँ भी तो साइंटिस्टों ने टेस्ट करके भेजा है माल को। लेकिन मान लो 1% उनका क्लेम सही निकल गया, बाकी के माल के साथ भी तो नहीं रख सकते इसको डीप फ्रीज करके। बाकी का माल खराब हो गया तो? अरे फिर ऐसे में अंदर की माल का तो छोड़ो, जो 100 किलो बटर का घी और दूध बना के जनता को बेच दिया उसका क्या? ऐसे में तो सबकी जिंदगी दांव पे लग जाएगी। ये देवा बचा ले। यही प्रार्थना करो कि टेस्टिंग में माल सही निकले। चलो आओ। आयरिश बटर केस ने एक अलग ही रुख ले लिया जब इस मामले में बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, मीडिया और अन्य कई एजेंसियां जुड़ गईं। जहां साइंटिस्ट एक तरफ रिसर्च करके ये पता लगाने में लगे हुए थे कि खाद्य पदार्थों में रेडियो एक्टिविटी है कि नहीं, लोग अपने अपने फायदों की सोच रहे थे। वकील साहब, क्या ये सब? कौन है पिटिशनर जो केस को सुप्रीम कोर्ट तक ले आया और बटर के डिस्ट्रीब्यूशन पे स्टे ऑर्डर लगा दिया? MHGC, महाराष्ट्र गवर्नमेंट एम्प्लॉय कन्फेडरेशन के लोग। शिवाराव आगले इनको लीड कर रहा है। मिस्टर, आप ही अकेले नहीं हैं, कई और लोगों के नाम सबमिट हुए हैं। और लोग भी हैं? जी हाँ, केस को हल्के में ना लिया जाए ये इंश्योर करने के लिए कन्फेडरेशन वालों ने कई और लोगों के नाम दिए। अपने नेशनल डेयरी बोर्ड वाले कमिश्नर साहब, बॉम्बे मिल्क स्कीम के GM और BMC का भी नाम। तो अब हमारा अगला कदम क्या होगा सर? डोंट वरी, रिलैक्स, दिस केस इज़ नॉट दैट कॉम्प्लिकेटेड। और सुनवाई होने के बाद जज साहब भी कुछ बीच का ही रास्ता निकालेंगे। वकील साहब, ये मक्खन रेडियो एक्टिव मेरे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, सब मेरी समझ के परे है। वेलकम टू आयरिश बटर केस। गवर्नमेंट ने PIL पे एक्ट करते हुए आयरिश बटर के वितरण पर रोक लगा दी और ये आदेश दिया कि कमेटी की रिपोर्ट आने तक इसे ग्रेटर बॉम्बे मिल्क स्कीम से डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया जाए। दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है, इस केस पर अंतिम निर्णय एक स्पेशल कमेटी की जांच के बाद ही लेना जाना चाहिए। इस 3 सदस्यीय कमेटी में हमारे देश के 2 शिखर वैज्ञानिक MGK मेनन और PK अयंगर, साथ ही आला दर्जे के कृषि विशेषज्ञ एवं अर्थशास्त्री GVK राव को मैं नियुक्त करता हूँ। इस कमेटी से मैं दरख्वास्त करूंगा कि इस मामले की संपूर्ण निष्पक्ष जांच और अन्वेषण के बाद अपनी प्रक्रिया एवं राय कोर्ट के सामने रखें। जब तक इस केस पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जाता, आयरिश बटर की बिक्री पर स्टे ऑर्डर लगा रहेगा। ये केस सभी के लिए एक चुनौती बन गया था और इंडियन साइंस के लिए तो एक बहुत बड़ी चुनौती था, क्योंकि हमेशा की तरह विश्व में कई लोग इंडियन साइंटिस्ट का मजाक बना रहे थे। बट इंडियन साइंटिस्टों ने सोच रखा था कि वो सबको गलत साबित करके ही रहेंगे। Sir, what are your comments on ongoing and seems to be never-ending Irish butter case in India? Frankly speaking, I don't understand why they're trying investing their energies to analyze those samples. Analysis and testing, you must possess one thing: advanced technology. And if you don't have that, just do what other Asian countries did. Scrap the material. फिल्म मेकिंग की अपनी इस जर्नी के पहले मैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो में एक साइंटिस्ट था। शायद यही कारण है कि आयरिश बटर केस के साइंटिफिक एंगल ने मुझे इसकी ओर आकर्षित किया। द बेसिस ऑफ साइंस इज क्यूरियोसिटी एंड नीड। द नीड टू फाइंड द ट्रुथ ऑफ रेडियो एक्टिविटी इन बटर gave the impetus to Indian scientists to prove the world wrong. Menon, have you heard these latest comments of these petitioners? They're now saying that the butter samples could not be collected scientifically from the storages, and now their results analysis could not be considered trustworthy. If they are saying this, then I think we should not ignore their comments. They might be saying this to make their case stronger. Yeah, absolutely. But if not, then the situation might become dangerous.
Min and Bark Labs initially tested those butter samples. I think we must consult them before taking any conclusion. So let's have a call. I can make it. That's a team. The report is ready. Nice job. I never thought that the results will be so shocking. It will be now quite easy for the court to announce the final verdict. Yeah. Good work, team. Good work. आयरिश बटर केस के बाद कोर्ट के आदेश पे AARB के साइंटिस्ट ने इंडिया में फूड स्टफ में रेडियो एक्टिविटी के स्टैंडर्ड्स को बनाया। मैं सबसे पहले कमेटी का शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उन्होंने इस केस को निष्ठापूर्ण एवं सुचारू ढंग से संचालित किया। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में बटर सैंपल्स की सारी मुमकिन जांचों और महत्वपूर्ण सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए निष्कर्ष निकाले हैं। रिपोर्ट के परिणामों में उन्हें यह घोषित किया है कि आयात किया हुआ बटर पूर्ण रूप से सुरक्षित है और हानि रहित है। कमेटी ने इस बात का भी उल्लेख किया है कि AARB द्वारा निर्धारित रेडियो एक्टिव अशुद्धि के मापदंड और देशों की तुलना में काफ़ी कड़क और सतर्कता बरतते हुए बनाए गए हैं। जहां फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में खाद्य पदार्थों में रेडियो न्यूक्लाइड्स की स्वीकृत मात्रा 3700, 2000, 370 और 100 बैकेरल पर किलोग्राम निर्धारित की गई है, वहीं भारत में AARB ने इसे 40 बैकेरल पर किलोग्राम पर ही स्थापित किया है। जांच में रेडियो एक्टिव अशुद्धि की मात्रा सिर्फ 2.9 बैकेरल पर किलोग्राम आंकी गई है, जो कि AARB द्वारा निर्धारित मापदंडों के दृष्टिकोण से भी बहुत कम है। कमेटी ने कन्फेडरेशन की उन टिप्पणियों का भी खंडन किया है जहां पिटिशनर का कहना था कि सैंपल्स कोल्ड स्टोरेज से वैज्ञानिक ढंग से एकत्र नहीं किए गए। इस संदर्भ में कमेटी ने यहां बराक के साथ हुए संवाद का भी उल्लेख किया है, जहां बराक ने उन्हें बताया कि सैंपल्स को लाने के लिए स्वयं बार्क ने अपने प्रशिक्षित वैज्ञानिक को भेजा। तथ्यों को ध्यान में रखते हुए कोर्ट ने अपना अंतिम निर्णय लेते हुए MHGC द्वारा दाखिल पिटीशन को खारिज करते हुए साथ ही आयरिश बटर के वितरण पर लगी हुई रोक को पूर्ण तरह रद्द किया गया है। मुझे आयरिश बटर केस के बारे में AERB यानी कि एटॉमिक एनर्जी रेगुलेशन बोर्ड के फॉर्मर सेक्रेटरी मिस्टर KS पार्थसारथी जी के आर्टिकल से पता चला। जब मैंने इस आर्टिकल को पढ़ा तो मुझे लगा कि इस इंटरेस्टिंग केस को दुनिया के सभी लोगों को जानना चाहिए। The Irish butter case is about the import of 200 metric tons of butter oil from Ireland. This butter oil was imported by National Dairy Board into India. There is a suspicion that this butter oil is contaminated by radioactivity from Chernobyl fallout. So some citizens of India filed a case against the National Dairy Board who imported this butter. The case went to the High Court initially, then to the Supreme Court, and all these courts, the petition was rejected. I am Dr. Parthasarathi. I joined the Bhabha Atomic Research Center in 1964. After serving the Bhabha Atomic Research Center for 20 years, when the Atomic Energy Regulatory Board was formed, I got transferred to AERB. When the accident at the Chernobyl nuclear power station occurred, I was the secretary of the Atomic Energy Regulatory Board. It's an honor to have you here, Dr. Parthasarathi. We have a few questions, sir. What is your overall experience of being involved in very interesting and thought-provoking the Irish butter case? It is all the science and the best of brains, as the High Court gave the judgment, said the best of brains were involved. Yeah. And AERB, this is the first time a very important policy decision has to be taken on a very, very controversial subject. By developing consensus, we developed a technical paper, circulated it among specialists in Tea Board, AGMARC, Bureau of Indian Standards, Export Promotion Council, Consumer Guidance of Society, and so on and so forth. Some 40 directors from various departments assembled in Bombay to discuss this particular issue.
and we prepared a paper giving our view about what should be the permissible limit, how we can arrive at it. All the details were prepared in a small booklet. They were distributed in advance. Scientists and specialists in other fields, they were brought to Bombay and they were taken to the laboratories, a standard laboratory where these measurements were done. And finally, people who had apprehension, some of them had their own doubts, some of them thought India is not equipped to do this, etc., etc. They all went happily and they concurred with the suggestions given. And we prepared a document, the permissible levels of radionuclide in foodstuff. We prepared a document and the chairman of the regulatory board wrote to all departments, and this is the level. Food is a sensitive issue. And in this particular case, radioactivity is a sensitive issue. We are adding food and radioactivity together and ask people to eat. And again, it is an imported stuff. So there are all sort of negative thoughts can come in that. And we were happy at the end of the day, after a few days of effort and discussions with the specialists in the country, we could arrive at a significant decision. So that consensus building was a great experience to the regulatory board. So we believe this case is a true representation of unmatched caliber and competence of Indian scientists. I mean, like even way back in 90s, something which is not easily recognized by other countries and even people of India at times. We strongly believe that this case should have been highlighted more for this reason. Why didn't it happen all these years? I mean, apart from the articles which you've written on the 30th anniversary of Chernobyl, we hardly come across any article or video on this case. Why do you think this happened, that this case never came in the highlight? You know, the problem with the scientists, and particularly nuclear scientists, they are a clan, you know, they spend their time in the laboratories, and they are in the comfort zone of the laboratories, and they are not interested in communicating, etc. I cannot give any other reason. So it was never probably found to be a necessity for them, so they didn't do it. Is there any similar incident as Irish butter case, where the need for testing of radionuclides were felt? There was only one instance way back in 1957 in United Kingdom, a reactor at Windscale that was on fire for 3 days. There was a release of activity. Of course, compared to the Chernobyl accident, iodine-131 for instance was 2,500 times less than the release in Chernobyl. Milk, for instance, from 500 square kilometers of land, and this milk was collected, diluted 1,000 times and dumped into the sea. Why India adopted the policy of setting the limits for permitted radionuclides in imported food items after the Irish butter case come into the picture? I mean, why not before? The reason was there is no priority for taking such a decision, and there was hardly any incident which happened where such things have to be done anywhere in the world. Are food certifications for radioactivity still in practice? I mean, like, what is the current procedure? Actually, every year they get about 1,000 samples now. That is being done by 2 laboratories in BRC. It is continuing. Yeah. Thank you so much, sir, for having you here with us. It was quite enlightening for the audience and for us. Our Irish butter case wouldn't have been complete without you, sir. Thank you so much. कभी कभी ऐसा होता है कि जो सब कहते हैं हम उसे ही सच मान लेते हैं। चेरनोबिल न्यूक्लियर डिजास्टर के बाद सबने ये मान लिया था कि यूरोप से निकला हुआ हर एक्सपोर्ट कंटामिनेटेड है, पर सच कहा सुना नहीं जाता। सच वो होता है जिसे सब माने। आयरिश बटर केस में इंडियन साइंटिस्ट ने सबको सच मनवा ही दिया। एक एक्स साइंटिस्ट होने के नाते ये कहानी मेरे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट थी। कई देशों से होती हुई ये कहानी भारत में आके ख़त्म हुई, एंड आई एम प्राउड दैट कि आज से 30 साल पहले भी इंडियन साइंस उतनी ही एडवांस थी जितनी आज है। आई होप आप सभी लोगों को आयरिश बटर केस का ये किस्सा पसंद आया होगा।